हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चों, हम लोग अपना केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर कर रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हमने लास्ट टॉपिक के अंदर अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को कंप्लीट किया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl, आप सब लोगों ने सुना होगा सोडियम क्लोराइड। इस कंपाउंड के अंदर सोडियम क्या है? मेटल है, और क्लोरीन नॉन मेटल। तो इन दोनों ने कैसे रिएक्ट करा, कैसे ये कंपाउंड बनाया, यही सब आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आप सब देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। नोबल गैसेस भी हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। तो नोबल गैसेस हमारे पास मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, और ये हैं इनके एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर आप सभी को पता होगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, है ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, ये क्या है? इनके एटॉमिक नंबर। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हीलियम के फर्स्ट शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नियोन के फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर आर्गन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इसका कन्फिग्रेशन होता है 2, 8 एंड 8। ये क्या? इसका आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? एटम का सबसे आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसे क्या बोला जाता है? आउटर मोस्ट शेल, या फिर कह सकते हैं वैलेंस शेल। और ये हमारे पास क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। एग्जाम्पल अगर लूँ, मान लो ये मेरे पास है हीलियम का न्यूक्लियस, और ये है इसका फर्स्ट ऑर्बिट, के ऑर्बिट। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद इसके पास फिल करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये क्या हो गया? इसका आउटर मोस्ट शेल हो गया। इसे क्या बोला जाता है? वैलेंस शेल बोला जाता है, वैलेंस शेल। और इस वैलेंस ऑर्बिट के अंदर या वैलेंस शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। तो ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी जो कैपेसिटी है के शेल की कितनी होती है? 2। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा 2n² का फॉर्मूला होता है हमारे पास, और n हमारे पास यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे k के पास n का नंबर होता है 1। तो इस शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं मैक्सिमम। 2 से कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा हम इसके अंदर फिल नहीं कर सकते। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। इसके पास भी कितने हो गए? 8। आप सभी लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हर एटम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, और स्टेबल करने के लिए एक कंडीशन होती है कि अगर फर्स्ट शेल है, के शेल है, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन अगर शेल उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा हैं, मतलब ऑर्बिट उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सिंपल, ठीक है। अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। तो ये स्टेबल है। इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। तो ये एटम भी क्या हो गया? स्टेबल एटम हो गया। तो स्टेबल एटम होने का मतलब ये है कि ये फर्दर किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, किसी और एटम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए अपना आउटर मोस्ट शेल को फिल करना पड़ता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है। लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़ते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं। ओके, तो यही रिएक्शंस का कारण होता है कि जब भी हम कह रहे हैं कि 2 एटम या 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को, अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके पास ऑलरेडी इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसलिए बोला जाता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं, जो नोबल गैसेस होती हैं, ये हाईली अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं कि ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। और यही कारण होता है, आप लोगों ने रेयरली इनका कोई कंपाउंड सुना होगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, आपने इतने सारे कंपाउंड पढ़े हैं, लेकिन इन तीनों का आपने कोई कंपाउंड नहीं सुना होगा।
उसके बाद हमारे पास अगली कैटेगरी आती है मेटल्स की, और मेटल्स में हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और ये सामने इनके क्या लिखे हुए हैं, एटॉमिक नंबर। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 281। अगर मैग्नीशियम का 12 है एटॉमिक नंबर तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 282। उसी तरह से एल्यूमिनियम का 283, इसका हो जाएगा 2881, और कैल्शियम का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2882। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है सोडियम का, उसी तरह से मैग्नीशियम का ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ये सभी हमारे पास क्या हो गए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गए। और इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर किसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2, किसी में 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो रखे हैं। इसका मतलब इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट नहीं है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ले। लेकिन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। अभी मैं आपको सोडियम का एग्जांपल देके बताता हूँ। ये हमारे पास सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, ये इसका फर्स्ट शेल हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका सेकंड ऑर्बिट हो गया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये इसका थर्ड ऑर्बिट हो गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 281 का कन्फिग्रेशन हो गया कि K ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन एंड M ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो क्या होगा, इसका ये ऑर्बिट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब इस ऑर्बिट के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे ही इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट था जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन था वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कौन सा है, L। अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, L। अब अगर आप काउंट करें तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो जो कंडीशन होती है स्टेबिलिटी की एटम की वो फुलफिल हो गई कि किसी भी एटम के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, समझ में आया। लेकिन जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए, अच्छा एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था ना। एटॉमिक नंबर जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में आपको बताया, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब इसके पास, सोडियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है ना। 2 पहले शेल के अंदर हैं और 8 दूसरे ऑर्बिट के अंदर है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। पॉजिटिव चार्ज कितना है, 11। नेगेटिव चार्ज कितना है, 10। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को एक्सीड कर रहा है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा और क्या लिखा जाएगा, Na पॉजिटिव। अब या तो आप इसको 1+ लिख लीजिए या फिर आप इसको सिंगल मतलब Na पॉजिटिव लिख सकते हैं, इसका मतलब 1। ओके, इतना समझ आया। उसी तरह से मैग्नीशियम भी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा। जैसे ही मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन बन जाएगा, ये वाला। और जैसे ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये बना तो हमने क्या देखा, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। ठीक है, और मैग्नीशियम क्या बनाएगा, मैग्नीशियम आयन बन जाएगा 2 पॉजिटिव। इस 2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, मतलब अब इसके पास 2 प्रोटॉन एक्सीड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से। ओके, अच्छा, तो हमने क्या बोला, सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और क्या बनाया, सोडियम आयन बनाया। मैग्नीशियम ने क्या करा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किए और क्या बनाया, मैग्नीशियम आयन बनाया। उसी तरह से हमारे पास अगला एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम का।
एल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने क्या करा, अपने तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। जैसे ही इसने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन बन जाएगा? ये वाला। और जैसे ही ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट बना तो हमने क्या देखा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एटम क्या हो गया? स्टेबल। और ये क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम आयन बना देगा, Al3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव मतलब कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। उसी तरह से पोटेशियम को देखें, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन बन जाएगा? ये वाला। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। तो पोटेशियम ने भी क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा और क्या बनाया? पोटेशियम आयन बनाया। उसी तरह से लास्ट हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम ने भी क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और क्या बनाया? कैल्शियम आयन बना दिया, 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मेटल क्या बना रहे हैं? पॉजिटिव आयन बना रहे हैं। और पॉजिटिव आयन्स को क्या बोला जाता है? कैटाइंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैटाइंस। और कैटाइंस को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी बोला जाता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बना रहे हैं। ओके, तो मेटल्स क्या होते हैं? कैटाइंस बनाते हैं, या फिर कह सकते हो कि मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। मतलब ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं, कैटाइन बनाते हैं। ये आपको समझ में आया कि मेटल्स क्यों इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। अब अगला हमारे पास आता है नॉन मेटल्स। अब अगर आप नॉन मेटल्स में देखें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी हमारे पास क्या है? नॉन मेटल। और इन सभी के एटॉमिक नंबर इनके आगे लिखे हुए हैं। अगर इसका कन्फिग्रेशन देखें तो क्या बनेगा? 2,5, इसका बनेगा 2,6, इसका बनेगा 2,7, इसका 2, 8, 5, उसी तरह से इसका बनेगा 2, 8, 6। और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है? 2, 8, 7। ओके, अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन की अगर बात करें तो मैंने मान लिया क्लोरीन का न्यूक्लियस है, उसके बाद इसका पहला ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट और फिर तीसरा ऑर्बिट आ गया। पहले ऑर्बिट में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और फाइनल शेल में या फाइनल ऑर्बिट के अंदर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थे बस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है ना? इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। तो जैसे ही ये किसी और एटम का इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, फिल हो जाएगा। मतलब इसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाएगा। जैसे ही इसने किसी और का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी और एलिमेंट का, किसी और एटम का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? क्लोरीन का कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि क्लोरीन ने जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया किसी अदर एलिमेंट का तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन के ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन बन जाएगा। और ये मुझे क्या कह रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, ये सभी को समझ में आया। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मेटल क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे। ओके, उसी तरह से ये हमारे पास सल्फ़र है। सल्फ़र क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। फॉस्फोरस क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। उसी तरह से फ्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। उसी तरह से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तभी तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2 नेगेटिव। ये 2 नेगेटिव क्या बता रहा है कि जब ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो हमारे पास हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल हमने देखा था वो कंपाउंड क्या था? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो हम लोगों ने देखा था कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था,
और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा वो क्या बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा। और क्लोरीन क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इसने क्या बनाया, क्लोरीन नेगेटिव आयन बना लिया। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से? तो जो बॉन्डिंग होती है, ये जो रिएक्शन होती है कि कुछ इस तरह से होती है कि सोडियम ने क्या करा, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो किसको डोनेट कर दिया, क्लोरीन को डोनेट कर दिया। और अभी हमने पढ़ा कि क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। और हमने क्या पढ़ा था, क्लोरीन क्या बनाता है, नेगेटिव आयन। एक इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, लेकिन लेगा किससे, इसको डोनेट कौन करेगा, सोडियम। तो जो हम बार बार पढ़ रहे थे इस चीज़ को कि जो मेटल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। डोनेट करने का मतलब क्या होता है, दान करना, है ना। तो सोडियम ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, डोनेट कर दिया किसको, क्लोरीन को। और जैसे ही सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा क्लोरीन को, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इसने बनाया सोडियम क्लोराइड कंपाउंड। तो सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव आयन और क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आयन। ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। और थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया किसको, क्लोरीन को, और ये हमारे पास कंपाउंड बन गया सोडियम क्लोराइड। और इसी तरह से मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। ये साथ साथ बनाते रहिएगा आप लोग, ईजी है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपाउंड कैसे बन जाते हैं, वो आपको 1 या 2 एग्जांपल दे देगा। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, अगला एग्जांपल उसने दे दिया क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्या हो गया, मेटल, क्लोरीन क्या हो गया, नॉन मेटल। तो अब इनके बीच में रिएक्शन कैसे होती है, तो ये हमारे पास हो गया मैग्नीशियम, और क्लोरीन के यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम है, तो ये हमारे पास हो गया क्लोरीन। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ देर पहले कि मैग्नीशियम के पास इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैंने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह से इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तो मैग्नीशियम ने क्या करा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। उसी तरह से इस एटम को भी, इस क्लोरीन एटम को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तो इसने क्या करा, मैग्नीशियम ने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसको डोनेट कर दिया। और जैसे ही डोनेट किया तो मैग्नीशियम ने क्या बनाया, Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम कैटायन बना लिया, पॉजिटिव आयन बना लिया। वो क्लोरीन ने क्या करा, नेगेटिव आयन बनाया। क्योंकि 2 क्लोरीन एटम आए हैं तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्वाइस, लेकिन एक एटम एक ही नेगेटिव आयन बना रहा था, ठीक है। इसने क्या बनाया, Cl नेगेटिव, इसने भी क्या बनाया, Cl नेगेटिव। तो मैंने क्या करा, क्लोरीन नेगेटिव आयन लिख के इसका ट्वाइस कर दिया, और यही तो हमारे पास फॉर्मूला होता है MgCl2। एक और ट्राई करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का आप लोगों ने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, और 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 8 2। मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे कैल्शियम लिख दिया। अब कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, क्लोरीन के पास कितने प्रेजेंट हैं, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो कैल्शियम ने क्या करा, भाई साहब एक काम करो, आप मेरा इलेक्ट्रॉन ले लीजिए।
उसी तरह से इस क्लोरीन ने भी क्या बोला, नहीं यार ये तो चीटिंग है, तूने इसको दे दिया मुझे नहीं दिया, ठीक है। तो इसने क्या बोला, चल बेटा एक काम कर तू भी ले ले। ये सभी को समझ में आया, ठीक है। तो कैल्शियम ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करा, इस क्लोरीन को, और अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करा, इस क्लोरीन एटम को डोनेट कर दिया। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, ठीक है। और जैसे ही इनका ऑक्टेट पूरा हुआ, अब ये क्या बन गया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, और एक क्लोरीन एटम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा, तो एक सिंगल नेगेटिव आ गया। और क्योंकि हमारे पास 2 एटम थे तो मैंने क्या लिखा, Cl ट्वाइस, ओके। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड जहाँ तक है आपके पास इन 3-4 एग्जांपल्स में से बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन वो बाद में है। लेकिन फिलहाल हमारा एग्जाम्पल क्या था, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब यहाँ पे एल्युमिनियम के कितने एटम है, 2, तो ये मैंने लिखा एल्युमिनियम एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। आप सभी को पता है कि एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन ने बोला यार मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं है, कोई मेरा ऑक्टेट पूरा कर दो। तो क्या हुआ, एल्युमिनियम ने बोला भाई एक काम कर, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इस एल्युमिनियम ने क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर दिए। फिर ये वाला भी चिल्लाया कि यार मेरे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरा भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो फिर इस एल्युमिनियम ने क्या कहा, एक काम कर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इस एल्युमिनियम ने क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए। जैसे ही इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, बात खत्म। फिर क्या बोला, यार मैं तो अकेला रह गया। तो फिर क्या हुआ, इस एल्युमिनियम ने बोला एक काम कर, 1 इलेक्ट्रॉन मेरा ले ले, और इसने क्या बोला, भाई साहब एक काम करो, 1 इलेक्ट्रॉन मेरा बच रहा है, आप भी ले। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब ये हमारे पास बन गया एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव ट्वाइस एंड ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा 2 नेगेटिव। लेकिन कितने एटम थे, 3, तो क्या लिखा जाएगा, थ्राइस। तो मेटल और नॉन मेटल्स में कुछ इस तरह से रिएक्शंस होती हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, इन सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिंपल से क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।